टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारी कक्षा 10 है, उसका चौथा दिन है। हम आनुवंशिकी चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। पीछे की 2 क्लासें हैं, उसमें हमने आनुवंशिकी का थोड़ा परिचय, ग्रेगर जॉन मेंडल है उसका जीवन परिचय, ये हमने अध्ययन कर लिया है। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन है जो आप रिवाइज करोगे कि एक तो आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए थे। इसके बाद में हमने एक जो टॉपिक पढ़ा था कि मेंडल है उसकी सफलता के क्या कारण थे, तो उसमें हम 3 कारण देखे। पहला कारण तो उन्होंने एक समय में केवल एक ही पादप के लक्षणों का अध्ययन किया। दूसरा, उन्होंने अपने जो भी संकरण प्रयोग के जो निष्कर्ष या परिणाम निकले उनका सावधानी पूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया। तीसरा, उन्होंने जो भी पादप का चयन किया वो भी सावधानी पूर्वक किया। आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल है उन्होंने मटर के पादप का चयन क्यों किया, मटर के पादप का चयन क्यों किया। तो उसके मुख्यतः 4 कारण हैं, एक बार मैं बता देता हूँ। 1 नंबर हम पढ़ेंगे कि जो मटर का जो पादप है वो 1 वर्षीय होता है। कैसा होता है? 1 वर्षीय, जिसके कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। 1 वर्षीय पादप होता है। ठीक है, दूसरा हम बात करें, 1 नंबर हो गया 1 वर्षीय पादप होता है। दूसरे में बात करेंगे कि मटर का जो पादप होता है उसका जो पुष्प होता है वो कैसा होता है? द्विलिंगी पुष्प होता है। कैसा होता है? द्विलिंगी पुष्प होता है। ठीक है ना, जिसके कारण स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी पादप या शुद्ध वंशक्रम है वो सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। द्विलिंगी पुष्प होने के कारण कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? स्वपरागण की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा समयुग्मजी या फिर शुद्ध वंशक्रम वाले पादप आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। समयुग्मजी या फिर शुद्ध वंशक्रम वो सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें द्विलिंगी पुष्प होते क्या हैं। द्विलिंगी पुष्प क्या है? यानी ऐसे पुष्प जिसमें नर व मादा दोनों भाग उपस्थित होते हैं वह पुष्प क्या कहलाता है? द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। नर भाग की हम बात करें, नर भाग होता है पुंकेसर। जैसे एक पुष्प की हम आरे के चित्र की यदि हम बात करें तो इस प्रकार की उसके स्ट्रक्चर की जैसे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है। ये एक नलिकाकार संरचना होती है। नीचे का क्या होता है? थोड़ा फुला हुआ भाग होता है। ठीक है, ऊपर इस प्रकार से फुला हुआ भाग। ये जो ऊपर का जो भाग होता है उसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। कोई भी जो पराग कण होते हैं वो वर्तिकाग्र पर आकर गिरते हैं। पराग कण, जो भी पराग कण होते हैं वो किस प्रकार गिरते हैं? वर्तिकाग्र पर होता है। ये जो नलिकाकार संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है? वर्तिका बोलते हैं। ठीक है, और नीचे का जो फुला हुआ जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? अंडाशय कहा जाता है। ठीक है, और ये तीनों जो भाग आपस में मिल जाते हैं तो उसे स्त्रीकेसर या जायंग वाला भाग कहा जाता है। स्त्रीकेसर या फिर जायंग वाला भाग कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें इसमें जैसे इस प्रकार की स्ट्रक्चर और पाई जाती है, तंतु जैसी संरचना। ठीक है, और इस पर जो फुला हुआ भाग होता है ऐसे। ठीक है, ये जो तंतु जैसी संरचना होती है इसे तो बोलते हैं पूतंतु। ये तंतु जैसी संरचना होती है उससे बोला जाता है पूतंतु। और ये जो फुला हुआ भाग होता है इससे कहा जाता है परागकोश। इसे बोलते हैं परागकोश। और यही जो परागकोश होते हैं इसमें क्या स्थित रहते हैं? परागकण। परागकोश में क्या स्थित रहते हैं? परागकण। ठीक है, और ये परागकोश और पूतंतु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पुंकेसर का निर्माण कर लेते हैं। ये परागकोश और पूतंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पुंकेसर का। ये नर भाग है और ये क्या है? मादा भाग है। इसके अतिरिक्त जैसे पुष्प की हम बात करें ऐसे स्ट्रक्चर और हो जाएगी तो। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम बात करें इसमें नीचे क्या पाए जाते हैं? बाह्य दलपुंज पाए जाते हैं, जो हरे रंग के जो भी होते हैं बाह्य दलपुंज नीचे इस प्रकार का, जिससे पुष्प किसी तने से जुड़ा होता है वह भाग क्या होता है? पुष्पासन। और ये जो स्ट्रक्चर रंगीन जो पुष्प होता है वो क्या होता है? इसका दलपुंज। ठीक है ना, तो द्विलिंगी पुष्प की हम बात करें जिसमें नर और मादा दोनों भाग उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं।
फिर हम बात करें स्वपरागण के द्वारा स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब होता है कि यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है तो उससे क्या कहा जाता है? स्वपरागण कहा जाता है। क्या होता है स्वपरागण? यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे स्वपरागण कहा जाता है। एक प्रकार ये हो गया। दूसरा प्रकार होता है परागण का परपरागण। पर यानी प्राय दूसरा। इसका मतलब ये होता है कि यदि परागकणों का स्थानांतरण किसी दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे परपरागण कहा जाता है। यदि परागकणों का स्थानांतरण किसी दूसरे पादप की पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे परपरागण कहा जाता है। तो हमारा दूसरा कारण क्या हो गया कि द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी या शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। समयुग्मजी यानी जिसके दोनों युग्म क्या हो? समान हो, क्या कहलाते हैं? समयुग्मजी कहलाते हैं। जैसे कैपिटल टी ये लंबापन को निरूपित कर रहे हैं, ये हो गए समयुग्मजी। तीसरा बात करेंगे हम तीसरे लक्षण की, या तीसरा इसका कारण है उसमें जो विपुषण जो विधि होती है, विपुषण विधि, उसके द्वारा हम क्या करते हैं? कृत्रिम परपरागण आसानी से करवाया जा सकता है। विपुषण विधि है उसके द्वारा कृत्रिम परपरागण आसानी से करवाया जा सकता है। एक तो प्राकृतिक परपरागण होता है जो प्रकृति में अपने आप ही होता है, ठीक है ना। विपुषण विधि क्या होता है कि जो द्विलिंगी पुष्प होता है उसके पुंकेसर वाले भाग को काट कर अलग कर दिया जाता है। उसके पुंकेसर वाले भाग को काट कर अलग कर दिया जाता है और केवल कौन सा भाग बचता है? स्त्रीकेसर वाला भाग बचता है। केवल कौन सा भाग बच जाता है? स्त्रीकेसर वाला भाग बच जाता है। और इस स्त्रीकेसर वाले भाग पर अपनी इच्छा अनुसार शुद्ध वंश क्रम वाले परागकण क्या कर दिए जाते हैं? स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, कृत्रिम परपरागण करवा दिया जाता है, ठीक है। इनको पुंकेसर वाले भाग को हटाकर क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। वो विधि क्या कहलाती है? विपुषण की विधि कहलाती है। और 4 नंबर की हम बात करेंगे कि मटर के पौधे में विभिन्न विप्रासी लक्षण के जोड़े पाए जाते हैं। ये 4 हो गए, ठीक है ना, कि मटर का जो पादप होता है उसमें क्या पाए जाते हैं? विभिन्न विप्रासी लक्षण के जोड़े भी पाए जाते हैं। अब हम लिखेंगे नोट्स में, सबसे पहले लिखेंगे मटर के पादप का चयन। तो हम लिखेंगे कि ग्रेगर जोन मेंडल है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के लिए उद्यान मटर का चयन किया, क्योंकि अब 1 नंबर कारण बताओगे। अभी आपको बताया 1 नंबर क्या बताओगे? 1 नंबर क्या होता है? मटर का पादप कैसा होता है? 1 वर्षीय होता है, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय? 1 नंबर हम लिखेंगे मटर का पादप कैसा होता है? 1 वर्षीय। हाँ, मटर का पादप 1 वर्षीय होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों तक का अध्ययन किया जा सकता है। अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। ये तो हो गया एक कारण। इसके बाद में दूसरा कारण क्या बताया था कि उसका जो मटर का पादप उसका पुष्प कैसा होता है? कैसा होता है पुष्प? द्विलिंगी पुष्प। तो द्विलिंगी पुष्प होने के कारण कौन सी प्रक्रिया आसानी से हो जाती है?
स्वपरागण की प्रक्रिया, ठीक है ना। और कैसे पौधे प्राप्त हो जाते हैं? समयुगी पौधे। तो हम लिखेंगे द्विलिंगी पुष्प होने के कारण द्विलिंगी पुष्प होने के कारण द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण के द्वारा होने के कारण स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी पादप अथवा शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। ये तो हो गए दो कारण। तीसरा कारण हमने क्या पढ़ा था? कौन सी विधि पढ़ी थी? विपुषण विधि, ठीक है ना। तीसरा कारण लिखेंगे कौन सी विधि? कि विपुषण विधि द्वारा कृत्रिम परपरागण आसानी से किया जा सकता है। तीसरी है विपुषण विधि द्वारा कृत्रिम परपरागण आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, 3 हो गया। 3 के बाद में हम बात करेंगे चौथा जो कारण है उसकी यदि हम बात करें तो चौथा कारण क्या था? कि मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। चौथा कारण क्या लिखेंगे? कि मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। तो 4 नंबर हम लिखेंगे अभी। 4 नंबर मटर के पादप में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गए क्या? मटर के पादप के चयन के 4 कारण। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मुख्यतः 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का ही चयन किया था। ये 7 जोड़ी जो विपर्यासी लक्षण है वो कौन कौन से हैं, उससे पहले ये रिपीट करके आओगे।